Hello everyone, so welcome back to lesson. Welcome back to your Python class. We're gonna be covering 5.6 to 5.10 in this video as we have already covered our 5.1 and 5.2 to 5.5 in the previous videos. So हम क्विकली स्टार्ट करते हैं 5.6 से। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि 5.6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने सीखा कि फंक्शंस की हेल्प से हम कैसे कोड को क्विकली कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स और प्रिसाइज कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सो फंक्शंस आर वेरी यूजफुल। आपने कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दिया एंड नाउ यू आर यूजिंग इट इन द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम टू ऑटोमेट, टू लाइक do your task really quick. So that's what we're gonna be discussing in 5.6. कैसे हम किसी प्रोडक्ट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करेंगे, कैसे हम किसी भी रो को समझ पाएंगे कि कोई मैट्रिक्स की रो है, हमें क्विकली रो चाहिए, हमने तुरंत टाइप किया एक फंक्शन और हमें वो रो निकल करके आ गई। हमें कॉलम चाहिए, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराना है या हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो फटाफट क्या फंक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे इन 5.6। हमने पहले भी पढ़ा था कि वी डिफाइन फंक्शन टू मेक आर टास्क अ बिट मोर इजी टू एग्जीक्यूट। मान लीजिए हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी हमें कोड एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको हम पहले ही कोई फंक्शन के थ्रू easy to execute कर सकते हैं। if we define that particular function earlier then we can use that function in entire code, है ना। तो वैसे ही वैसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है बी। अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगी दैट वुड बी ऑफ सम ऑर्डर, राइट। दैट वुड बी लेट्स से 3 by 3 ऑर्डर, दैट वुड बी लेट्स से 3 by 3 और 2 by 2, एनी ऑर्डर इट कैन बी, है ना। तो उसमें हमें क्या करना है कि इफ यू वांट टू इनिशियलाइज दैट प्रोडक्ट मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता है कि इन पाइथन व्हाट वी डू इज दैट वी इनिशियलाइज आर वॉट एवर वेरिएबल दैट वी वॉन्ट टू अचीव, उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट मैट्रिक्स को 0 मान लूँ, अगर मैं इसको इनिशियलाइज 0 से कर दूं तो एरर आ जाएगा। वाई? बिकॉज एक मैट्रिक्स फॉर्म होने वाली है और उसमें ऑर्डर मैटर करता है कि ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। ऑर्डर बाय ऑर्डर आई मीन टू से डायमेंशन, जो हम पाइथन में बेसिकली पढ़ रहे हैं। सो दैट इज वाई जब हम इनिशियलाइज करेंगे मैट्रिक्स को उसकी डायमेंशन को इनपुट ले करके, तो व्हाट वुड बी द कोड, लेट्स जस्ट सी। तो अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज मैट्रिक्स डायमेंशन वहां पे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। सी इज इक्वल्स टू एम्प्टी, सी अभी एम्प्टी है। फॉर आई इन रेंज डायमेंशन अपेंड दिस, फॉर आई इन रेंज डायमेंशन अपेंड दिस। सो अभी क्या होगा कि आपने मैट्रिक्स ली है एक खाली, और अभी आप क्या कर रहे हो कि उसको फॉर एग्जाम्पल जो मेरी प्रोडक्ट निकल करके आएगी इट विल लुक समथिंग लाइक, आई थिंक देयर इज नो एग्जाम्पल हियर बट ओके, लेट्स सी हियर दैट आई हैव इनिशियलाइज्ड मैट्रिक्स 4। तो इसमें आपको देख पा रहे हो आपकी लिस्ट का एक तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है ना। पहले रोज को फिल किया, रोज को इनिशियलाइज किया किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। देन वी हैव वन मोर ब्रैकेट लाइक दिस एंड देन वी हैव वन मोर ब्रैकेट लाइक दिस एंड देन वी हैव वन मोर ब्रैकेट लाइक दिस इफ द मैट्रिक्स इज ऑफ डायमेंशन 3। तो आप देखो कि सबसे पहले रोज के लिए अपेंड किया उन्होंने एक स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आई से क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स ऑफ रोज, and then j we are talking about the index of column. So for I and j they are saying append 0, and this is how it is formed. We have firstly appended this square bracket and then we appended 0 value in all of them. That's how we have initialized a product matrix that we call out as initialized matrix, and whatever dimension you want to add, like मान लीजिए 2 dimension की, तो आप बस इतना लिखोगे कोड में कि प्रिंट इनिशियलाइज मैट, और जितना भी डायमेंशन वो आप लिखोगे तब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, यू वांट टू टेक डॉट प्रोडक्ट, तो कैसे लोगे, यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और वी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो डॉट प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो आप सिंपली क्या करोगे,
लेंथ ऑफ यू यहाँ पर लिखा है कि कितना ऑर्डर होगा, जितना लेंथ ऑफ यू होगा। आंसर अभी हम 0 लेके चल रहे हैं। तो फॉर आई इन रेंज डायमेंशन, मतलब आई यहाँ से क्या शो कर रहा है, फॉर एनी एलिमेंट है ना, कोई भी हमारा उसके अंदर एलिमेंट है, उन सब के लिए क्या करिए, आई हमारे पास, हमें पता है कि रो इंटू कॉलम हम करते हैं ना, तो रो का किसी भी कॉलम के, रो के किसी भी एलिमेंट को जो हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट फाइनली कम्स आउट एज अ डॉट प्रोडक्ट। तो वो कह रहे हैं कि आंसर क्या होगा, अभी हमने आंसर को इनिशियलाइज किया 0 से, देन देयर वुड बी द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन रो का एलिमेंट है ना एंड कॉलम का एलिमेंट, एंड दे विल मल्टीप्लाई एंड एड ऑन, दैट्स हाउ वी विल गेट आवर डॉट प्रोडक्ट। ऐसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऐसे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट फंक्शन को। फिर हम आते हैं कि हम रो के कैसे पता कर सकते हैं किसी भी रो के बारे में, किसी भी मैट्रिक्स में। तो मान लीजिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, रो एम कॉमा आई। एम कोई भी मैट्रिक्स है, हियर एम इज एनी मैट्रिक्स, आई इज एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, है ना। आई रो है, मैट्रिक्स के अंदर आई क्या है, रो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिखा, इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद जब मैं इस फंक्शन को यूज कर रही हूँ तो मैंने लिखा रो ए कॉमा 3, मतलब यहाँ पर प्रिंट अंदर इसके इन्वॉल्व है। सो आई एम राइटिंग रो ए कॉमा 3। इसका क्या मतलब है कि ए तो मैट्रिक्स का नाम हो गया, है ना, सी ए तो मैट्रिक्स का नाम हो गया। अच्छा ये तो आउट ऑफ रेंज वाली चीज है, मतलब ये बाहर चले गई होगी मैट्रिक्स से 3, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं किया है। बट वी कैन लुक फॉर एनी वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल। आई थिंक देयर इज नो एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए कॉमा 0 भी कर दिया है कि इंडेक्स बता दिया, तो वो उसका आ जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंटेशन आ जाएगी कि लिस्ट के जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसके अंदर उस नंबर पे, वो इंडेक्स पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, रो पे पता कर सकते हैं कि मैट्रिक्स की पर्टिकुलर रो कैसे फाइंड आउट करनी है। अब डिफाइन रो, एम कोई भी मैट्रिक्स है, आई कोई भी इंडेक्स है। मैं कह दे रही हूँ लिस्ट अभी खाली है, सो मैंने क्या किया, फॉर के इन रेंज एल अपेंड एम, मतलब मैट्रिक्स का रोथ एलिमेंट एंड मैट्रिक्स का कॉलम एलिमेंट, और इन दोनों का हम अपेंड करके निकाल लेंगे लिस्ट, रिटर्न कर लेंगे लिस्ट में वैल्यू। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास होता है मैट्रिक्स के अंदर, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कोई भी एलिमेंट है उसमें दो चीजें होती हैं, तो उसकी ith पोजीशन होती है और उसकी jth पोजीशन होती है। तो यहाँ पर जब हम रो की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज k में जो डिफाइन करी गई है वो कॉलम की चर्चा हो रही है, और कॉलम में जब हम k बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रो की चर्चा हो रही है ना। अपेंड मतलब एड ऑन, लिस्ट खाली है, लिस्ट में क्या एड ऑन करना है, मैट्रिक्स के इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और उधर के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। जब रो को डिफाइन कर रहे हैं तो कॉलम को एज अ के लिया है हमने, कांस्टेंट लिया है, और सॉरी कांस्टेंट नहीं कहूंगी, के एक वेरिएबल है जो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए मेरी रो है, अब इस रो में रो हमारी कौन सी है, रो 1 है, पर कॉलम कौन सा है, 1 2 3 ऐसे चेंज होता जा रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है वेरिएबल, इसे हम के लेते रहेंगे, पर रो तो एक ही है ना, रो तो 1 फर्स्ट रो की बात हो रही है। वैसे ही कॉलम में, ये मान लीजिए मेरे कोई कॉलम में एलिमेंट है, ठीक है, अब ये तो कॉलम 1 रहा, बट इसकी 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो इसको भी हमने के लेके चल लिए। कुछ ऐसे आप समझ सकते हो। तो हमने बात कर ली कि हम किसी भी रो को कैसे डिफाइन कर, रो के फंक्शन को कैसे भी डिफाइन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। मुझे रो निकालनी है तो मैं सिंपली लिख दूंगी इस कोड के बाद कि रो कोई सी भी मैट्रिक्स, मतलब इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने m लिखा है, यहाँ पर हमने a लिखा है, तो हम जो डिफाइन कर रहे हैं वहां पर अपना ध्यान रखें कि उस मैट्रिक्स का हमने नाम क्या लेकर के हम उसको चल रहे हैं, मैट्रिक्स की जो वेरिएबल है उसको हम क्या लेकर के चल रहे हैं। अब वैसे एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायमेंशन इज इक्वल टू लेंथ, जितनी भी लेंथ हो मैट्रिक्स की, वो मतलब ऑर्डर क्या हो गया, जितना भी लेंथ हो, सिंपल। और फॉर के इन रेंज एल अपेंड लिस्ट में एड ऑन कर दीजिए ये, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। दोनों चीज हो गई। यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्या फंक्शन है कि मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है बी,
अब उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी, किसकी, ए की या बी की, जो भी डायमेंशन होगी वो उसकी लेंथ हो जाएगी। अब इनिशियलाइज मैट, अब आप ध्यान दीजिए, ये इनिशियलाइज मैट हमने यहाँ आपको डिफाइन करके बताया है, तो इन्होंने यहीं से इस फंक्शन में इस वाले फंक्शन को कॉल आउट किया है। सिंपली यहाँ पे ये दर्शाया है कि c इज इक्वल्स टू विच हैज सम रोज और कॉलम्स, इट हैज वैल्यू 0। बस इनिशियलाइज मेट का उतना ही मतलब है, इनिशियलाइज मेट का बस इतना ही मतलब है कि अंदर जो एलिमेंट है सब में 0 0 एड ऑन कर रखा है। क्यों, क्योंकि जिससे और एलिमेंट्स आए तो फिल इन कर पाए पोजीशन को। ओके, सो फॉर आई इन रेंज डायमेंशन, फॉर जे इन रेंज डायमेंशन, वी सिंपली डॉट प्रोडक्ट और आंसर आ गया। ये इसका फंक्शन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। डायमेंशन होगी ऑर्डर, इनिशियलाइज जो हमने कर रखा है वो सी की वैल्यू होगी, फॉर आई इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, सी आई जे की वैल्यू आई थ्रू ऑफ ए, जे थ्रू कॉलम ऑफ बी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सिंपली हमें पता लग गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ओके, रिटर्न सी इज आंसर। अब हमने इस वाले लेक्चर में डिटेल में बात करी है, 5.6 यहाँ पर एंड होता है। इसमें हमने बात करी कि कैसे हम किसी फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स की को इनिशियलाइज कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई यू रो है और वी कॉलम है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है उसके ऊपर बात करी। फिर हमने कहा रो पता करनी है किसी भी मैट्रिक्स की कैसे करनी है, एम कॉमा रो का नाम है ना, इंडेक्स, और ऐसे हम निकाल सकते हैं रो का फंक्शन से की हेल्प से हम निकाल सकते हैं रो कौन सी है, वैसे कॉलम निकाल सकते हैं। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप एक बार ही जरूर रेपलेट पे ट्राई करें, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 5.7 में हम बात करेंगे ग्लोबल फंक्शन की, कि ग्लोबल फंक्शन क्या होता है। तो ग्लोबल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है दैट वी डिफाइन आउटसाइड फंक्शंस। यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया माई फंक्शन 1, एक और फंक्शन को डिफाइन किया माई फंक्शन 2, और यहाँ पर हमने एक बाहर मतलब आउटसाइड दीज फंक्शंस we have declared this function outside of these functions and we said x is equals to 5. So we will print value of x before function call x, these two values, and print value of x after function call. ये तो हमारे print statements हैं। आइए ग्लोबल को समझते हैं कि ग्लोबल फंक्शन में क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड अदर फंक्शंस को डिक्लेयर कर देते हैं। कोई भी फंक्शन हो उसके आउटसाइड हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। हमने एक्स को 5 की वैल्यू डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं ग्लोबल एक्स, मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं इस वैल्यू के लिए। फिर हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, दैट मीन्स 5 इंटू 2 दैट इज 10। नाउ ग्लोबल एक्स, अब जो ग्लोबल एक्स निकल करके आया है क्योंकि हम मॉडिफाई कर सकते हैं तो वो 10 बना। फिर 10 इंटू 3 दैट इज 30। अब फाइनल वैल्यू क्या बनी x की, दैट इज 30, एंड इनिशियल वैल्यू क्या थी 5। यू कैन सी दिस हियर, वैल्यू ऑफ x बिफोर फंक्शन कॉल 5, वैल्यू ऑफ x इन फंक्शन 1 10, वैल्यू ऑफ इन फंक्शन 2 30, एंड वैल्यू ऑफ x आफ्टर द फंक्शन कॉल दैट इज 30। I hope you got this global function, and here we complete our 5.7. In entire 5.7 we are just talking about this global function only. Now coming to some problems that we are gonna solve in 5.7. हमसे क्वेश्चन हमें पूछा गया, राइट अ पाइथन कोड यूजिंग फंक्शन which calculates the number of uppercase letters and which calculates the number of uppercase letters, lowercase letters, total number of characters and number of words. मतलब बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में हमसे पूछा गया है, 4 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या फाउंड आउट करनी है हमें, अपर केस कैरेक्टर्स, लोअर केस कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, और नंबर ऑफ वर्ड्स, ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको याद हो तो हमने वीक 2 में बात करी थी इज अपर इज लोअर डेटा टाइप्स की। उसमें क्या होता है, इज अपर मतलब बेसिकली एक हमने डेटा टाइप पूछ लिया कि क्या इस
लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उसमें कोई भी एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, क्या ये अपर है, क्या वो अपर केस में है। आपको पता है ना कि अपर केस कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। बिल्कुल गलत आंसर। अपर केस मतलब एंटायरली सारे कैपिटल हों, और लोअर में क्या होता है कि सारे लोअर हों, लोअर केस कैरेक्टर्स हों। ओके, तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि बेसिकली कि कितने अपर केस कैरेक्टर हैं, तो मैं क्या करूंगी, तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी अपर को। अपर क्या है, डिफाइन करूंगी फंक्शन अपर। अब मैंने सबसे पहले अपर ले लिया खाली, कि अभी तो मुझे पता नहीं है कि कितने अपर केस कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने कह दिया अपर इज इक्वल टू 0 फॉर सी इन एस। जैसे हमने फॉर एक्स इन एस बात करी थी 5.1 में, उस चीज को रिवाइंड करिए। फिर मैंने कहा कि इफ सी डॉट इज अपर, अगर इफ मैंने यहां पर लूप लगा दिया, इफ मैंने यहां पर स्टेटमेंट लगा दिया, मैंने कहा कि अगर C इज अपर, मतलब C एक एलिमेंट है, अगर वो अपर केस है तो अपर इज इक्वल्स टू अपर प्लस 1 कर दो। मतलब अपर एक खाली लिस्ट है जिसमें तुम एड ऑन कर दो अगर वो अपर केस कैरेक्टर है तो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर दिख रहा होगा, अपर इज इक्वल्स टू और प्लस साथ में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली मतलब है कि अपर प्लस 1 अपर इज इक्वल टू अपर प्लस 1। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी आपको वीक 2 में पढ़ाए गए थे, ध्यान से देखिए एक बारी, कि अपर इज इक्वल टू अपर प्लस 1, इसका सिंपली ये मतलब होता है। तो अगर ऐसा है तो अपर लिस्ट में ऐड कर दीजिए वो पर्टिकुलर वर्ड। ऐसा ही लोअर के साथ है, पहले हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। फिर लोअर के बारे में बात कर ली कि हाँ, फॉर लोअर डिफाइन लोअर एस, लोअर इज इक्वल टू 0 फॉर सी इन एस। सी क्या है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी एलिमेंट है, हम चेक कर रहे हैं, हम एस में गए है ना, एस हमारी एक सेंटेंस है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है। फिर मैं एस में गई तो मैंने एक एक एलिमेंट को उठाया और मैं देख रही हूँ क्या इसमें ये लोअर है। फॉर सी इन एस का क्या मतलब है, एक एक एलिमेंट को उठाया, देखा कि क्या ये लोअर है। इफ सी इज लोअर, लोअर इज इक्वल टू लोअर प्लस 1। अगर सी वो पर्टिकुलर एलिमेंट लोअर है तो हाँ कर दो और एड ऑन कर दो, सिंपल। यही बात इन दोनों में हुई है। और कैरेक्टर्स के लिए क्या, मैंने कहा कैरेक्टर्स अभी कुछ नहीं है। फॉर सी इन एस एलिमेंट देखा, एक एक एलिमेंट देखा उस सेंटेंस में, अगर मिल गया कोई कैरेक्टर तो हमने कैरेक्टर इज इक्वल टू कैरेक्टर प्लस 1 कर दिया, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही वर्ड्स के लिए एक एक वर्ड, एक एक हमने एलिमेंट उठाया, फिर देखा कि क्या फॉर सी इन एस क्या उस एलिमेंट में वर्ड है। अब हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, अब वो वर्ड है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, कि उन कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस हो, है ना, तभी तो वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो कि राइट के बाद स्पेस, ए के बाद स्पेस के बाद पाइथन, तो इसका मतलब यहाँ जहाँ स्पेस हो रहा है इससे पहले वर्ड है, इसके बाद एक वर्ड है, इसके बाद एक वर्ड है, तो ऐसे कंप्यूटर समझ रहा है उसको। तो हम क्या कहेंगे कि सिंपली डिफाइन वर्ड्स, वर्ड्स इज इक्वल टू 1, है ना। फिर मैंने कह दिया फॉर सी इन एस, जाओ एक एक करके ढूंढो, अगर वर्ड मिल जाए तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस 1, इतना आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को हम इनपुट लेंगे यूजर से, एंटर द सेंटेंस। फिर यू लेटर्स क्या है, यू लेटर्स एक सिंपली हमने डिफाइन कर दिया, यू लेटर्स इज इक्वल टू अपर खच खच सेंटेंस, इस ब्रैकेट के अंदर सेंटेंस लिख दिया, तो हमें पता लग जाएगा अपर केस कैरेक्टर्स हैं, अपर केस लेटर्स हैं या नहीं है, सिंपल। ऐसे ही ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे कि प्रिंट कैसे कराएंगे, आपको पता होगा कि ये क्या होता है ना, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी प्रिंट करो नई लाइन में प्रिंट कर देना, है ना, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ड्स इन सेंटेंस, ये पूरा बस हमने एक डिफाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा टेस्ट रन पे देख लीजिए क्या होता है। कोई सेंटेंस किसी यूजर ने हमें दिया है ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, सेंटेंस इज इक्वल टू इनपुट एंटर द सेंटेंस। अब सेंटेंस उन्होंने एड ऑन कर दिया, उनका फंक्शन कुड हैव नो पैरामीटर। अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जब हमने ये कोड चलाया तो क्या हुआ, ये हमारा कोड है, क्या हुआ ध्यान दीजिएगा,
इस कोड में सिंपली हमने सबसे पहले यूजर से मांग दिया सेंटेंस, फिर हमने कहा यू लेटर्स इज इक्वल टू अपर, और वो सेंटेंस आ दिया। अपर को हमने पहले डिफाइन कर दिया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमने कहा प्रिंट कर दो टोटल नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स, उन्होंने प्रिंट कर दिए। फिर हमने कहा एल लेटर्स इज इक्वल टू लोअर, लोअर यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि लोअर का क्या मतलब चाहते हैं। फिर हमने कहा सेंटेंस, सेंटेंस जो हमारा यूजर देगा वो है ना, यहाँ पर हमने सेंटेंस को भी डिफाइन कर दिया। फिर कैरेक्टर्स की बात करी हमने, कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, तो हमने ऊपर फंक्शन में हमने बताया तो है। फिर उनका कैरेक्टर्स इसका मतलब ये है। फिर उनका प्रिंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फिर वैसे ही वर्ड्स के लिए क्या करेंगे, वर्ड्स को भी हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है, तो हमने कहा वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ड्स इन सेंटेंस, है ना। ये तो हमने ऊपर सारे फंक्शंस डिफाइन कर दिया, बस हम उन्हें कोड में यूज कर रहे हैं। फिर हमने कहा प्रिंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब जब हमने एक कोड को एग्जीक्यूट किया और सबसे पहले हमें यूजर ने, हमने जब कोड को रन किया, यूजर ने हमें सेंटेंस दिया, ये है सेंटेंस, तो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स आ गए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गए और नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि अपर केस कैरेक्टर कितना है, केवल एक है, फंक्शंस का एफ। लोअर केस कैरेक्टर्स क्या है, बाकी सारे हैं 29। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ईच कैरेक्टर दे हैव काउंटेड। नंबर ऑफ वर्ड्स है 5। सो दिस इज द टेस्ट रन। इसका मतलब हमारा जो कोड है दैट इज कम्प्लीटली राइट। हमारा मेन टास्क हमने बात करी क्वेश्चन में कि हमें फंक्शन को यूज करके कैलकुलेट करना है एरिया पेरीमीटर, है ना, और ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो पहले तो सर्कल है या रेक्टेंगल है ना, क्वेश्चन में हमें उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो हम बेसिकली इनपुट लेंगे अपने जो भी यूजर है उससे, क्या लेंगे, चूज अ पॉलीगन। दिस इज अ ग्लिच। हाँ, तो सबसे पहले हमने कह दिया इनपुट चूज अ पॉलीगन, एक उनको ऑप्शन दिया कि पॉलीगन चूज करिए। प्रॉपर्टी, फिर हमने ऑप्शन दिया अगर पॉलीगन सर्कल है तो एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर वाइल प्रिंट सर्कल प्रॉपर्टीज एरिया पैरामीटर या कम बैक। फिर इफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एरिया, मतलब इफ दे आर आस्किंग फॉर द एरिया, दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग एरिया। सी एरिया इज इक्वल टू सर्कल एरिया जो हमने यहां से उठाया है। और प्रॉपर्टी अगर नहीं है, एल्स इफ, अगर प्रॉपर्टी एरिया नहीं है तो पेरीमीटर हो, अगर पेरीमीटर हो तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद रेडियस। फिर हम ये जो फंक्शन है यहां से निकाल के उसे प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति बैक कर देता है तो ब्रेक कर देना है लूप को। अदरवाइज प्रिंट प्लीज सिलेक्ट द पॉलीगन प्रॉपर्टी। ये आप तब समझेंगे जब आप एक टेस्ट केस को देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करा उन्होंने, तो लिख कर के आया कि पॉलीगन्स, है ना। फिर सर्कल चूज करना है, रेक्टेंगल या एग्जिट, चूज अ पॉलीगन टाइप और एग्जिट। तो किसी ने सर्कल चूज किया तो एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ लिया कोड ने। फिर सर्कल की प्रॉपर्टीज आएगी, एरिया, पेरीमीटर या बैक जाना है। तो सर्कल की प्रॉपर्टीज में किसी ने मान लीजिए एरिया सिलेक्ट करा, चूज द सर्कल प्रॉपर्टी और गो बैक एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 वुड बी दिस। ये 7 हमने पहले यूजर से ले लिया था। देन इट विल वर्क इन लूप, लूप चलता रहेगा। सर्कल प्रॉपर्टीज दीज, प्रॉपर्टी और गो बैक पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ द सर्कल निकाल दिया। फिर सर्कल प्रॉपर्टीज उन्होंने कहा कि गो बैक, तो बैक कर दिया। फिर ये लिख कर के आएगा। फिर अगर किसी ने कहा चूज अ पॉलीगन टाइप और एग्जिट, सी उन्होंने लिख दिया पॉलीगन टाइप रेक्टेंगल, तो फिर दे विल आस्क फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी में कौन सी, दे सेड एरिया। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 15 एंड ब्रेथ दिस, कंप्यूटर ने कोड निकाल करके दे दिया कैलकुलेट करके। फिर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज कौन सी यूज चूज करनी है, चूज रेक्टेंगल प्रॉपर्टी और गो बैक। इफ द यूजर टाइप्स पेरीमीटर देन पेरीमीटर का कोड आ जाएगा एग्जीक्यूट होकर। अगर फिर से लूप चलता रहेगा तो मतलब इट्स अ लूप जब तक कि आप बैक का बटन ना दबा दो। अब थोड़ा आप एक बार इस कोड को देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इनपुट लेना है हमें यूजर से कि क्या है, पॉलीगन टाइप क्या है। उससे पहले हम प्रिंट कराएंगे कि पॉलीगन क्या है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, क्या है। तो हमने यहाँ पे कराया ना पॉलीगन, सर्कल, रेक्टेंगल और एग्जिट, है ना। पॉलीगन इज इक्वल टू इनपुट, फिर इनपुट कर देगा यूजर जो भी पॉलीगन होगा। मान लीजिए उन्होंने लिखा सर्कल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने लिखा है सर्कल, देन व्हाट विल हैपन, if they type circle then print circle properties, area, perimeter or back
then here we can see area, perimeter और back. और फिर what we can see here is if the property of the user chooses is perimeter, then execute this code, execute circle perimeter and print this. अगर यूजर बैक दबाता है तो ब्रेक करके फिर से कोड पर आ जाएगी कि कोरियन कौन सा है. तो ये लूप में चलता रहेगा. आपको पता है कि वाइल लूप क्यों इस्तेमाल होती है? वाइल लूप इस्तेमाल होती है कि जब तक हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट ना मिल जाए, डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए, तब तक लूप को चलाते रहो, तब तक एग्जीक्यूट करते रहो कोड. ठीक है, तो यही हुआ. सबसे पहले पॉलीगन कौन सा है वो प्रिंट किया, फिर उन्होंने कहा कि प्रिंट कर दी, इनपुट दीजिए कौन सा पॉलीगन है. पहले हमने उनको ऑप्शन दिए, फिर उन्होंने इंपोर्ट किया. फिर अगर उन्होंने सर्कल करा है तो ये कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर उन्होंने रेक्टेंगल करा है तो ये कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर उन्होंने एग्जिट करा है तो हम वापस से ही इस क्वेश्चन को पूछने लग जाएंगे. तो दिस इज द एंटायर कोड. एक बार यू कैन रीड एंड यू कैन चेक इट ऑन रेपलेट ऑल्सो. यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हुआ है, जो आपको पहले के लेक्चर्स में भी पढ़ाया गया है. और दो चीज़ों का ध्यान दीजिए. एक होती है एफ स्ट्रिंग, है ना. फॉर्मेटिंग प्रिंट स्टेटमेंट तो होती है, उसके साथ में एक एफ स्ट्रिंग भी होती है जो अभी रिसेंटली यूज करने लगे हैं. सो ये दिस इज यूज्ड फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग और एफ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू टाइप इन अ पर्टिकुलर मेथड. आपको पता है कि स्ट्रिंग्स को अगर हम एड ऑन कराना चाहते हैं तो कंकैटिनेशन और काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं. इट इज़ अ मोर कंट्रोल मैनर ऑफ प्रिंटिंग अ स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं कि फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग और एफ स्ट्रिंग्स. उसमें इस ब्रैकेट का भी इस्तेमाल होता है, एंड टू मेक द एग्जीक्यूशन प्रिटी मच मोर रीडेबल एंड ईजी, है ना. तो ये फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग के विषय में आपने पिछले लेक्चर्स में या पहले के वीक्स में सीखा होगा. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. और हाँ, इन सब कंटेंट में वही एक्सप्लेन किया गया है कि अगर क्या करना है. पहले अगर पॉलीगन है, पॉलीगन नहीं है तो एग्जिट है. बस दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल गेट सॉल्व्ड. ओके, सो एक क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है प्रॉब्लम नंबर 3 में, वो ये है कि एक ऐसा फंक्शन को यूज़ करते हुए कोड लिखिए जो चेक करे वेदर इनपुट कोऑर्डिनेट्स एक ट्राइंगल बनाती हैं या नहीं बनाती हैं. हमें पता है कि इनपुट कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. ये तो कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी भी ट्राइंगल की. तो कह रहे हैं कि हम आपको कोऑर्डिनेट्स अगर प्रोवाइड कर रहा है यूज़र, तो चेक करिए वेदर वो कोऑर्डिनेट से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं फॉर्म हो रहा है. तो सिंपल सी बात है कि हमें सबसे पहले इनपुट लेना है यूजर से, x1 y1 x2 y2 और x3 y3. दैट वी विल आस्क. हाउ वी विल आस्क दैट? फ्लोट इनपुट कीजिए, एंटर x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट. दैट्स हाउ वी विल आस्क फॉर द इनपुट ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स. ओके, दिस इज द वे ऑफ आस्किंग द इनपुट. नाउ दो तरीके हैं हमारे पास. वी हैव टू वेज ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर कोऑर्डिनेट्स आर फॉर्मिंग ट्राइंगल और नॉट. पहला कि डिस्टेंस फॉर्मूला से पता कर लें, दूसरा कि स्लोप से पता कर लें, है ना. बेसिकली मैथ्स में भी यही तरीके होते थे. तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था हमारे यहाँ मैथ्स में. दैट इज समथिंग लाइक दिस ओनली. एक्स जे माइनस एक्स आई रेज टू द पावर 2 प्लस yj minus yi raised to the power 2 raised to half. So this is the formula that we are going to use for distance. अब एक प्रॉपर्टी जो डिस्टेंस जो ट्राइंगल में हम देखते हैं वो ये होती है कि अगर हमारे पास मान लीजिए देयर इज द लार्जर साइड ऑफ ट्राइंगल. मान लीजिए दिस इज अ लार्जर साइड. इफ अ साइड विच इज लार्जर देन अदर बोथ साइड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ ये D1 है और ये D2 है और ये D3 है. अगर D1 इज ग्रेटर देन D3 एंड D1 इज ग्रेटर देन D2, इट इज द लार्जेस्ट साइड हेयर. तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि अदर टू जो स्मॉलर साइड्स बची हैं उनका सम बड़ा होगा इस साइड से. दिस इज अ बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टी विच यू हैव स्टडीड इन मैथ्स ओनली. सो हम क्या करेंगे, तभी हमने यहाँ पर मैक्स का इस्तेमाल किया है. इस ट्राइंगल मैक्स ए बी, अगर दो छोटी साइड्स दैट इज ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मैक्स, देन print triangle, else do not print triangle. What to print? Not a triangle.
आई होप यू गॉट द पॉइंट कि अगर मैक्स साइड से बड़ी है बाकी दोनों साइड्स का सम, देन इट इज अ ट्राइंगल, अदरवाइज इट इज नॉट अ ट्राइंगल. दिस इज व्हाट वी विल डू थ्रू दिस कोड. यहाँ पर मैक्स क्या है? मैक्स इज द ग्रेटर साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो वैसे ही इनपुट्स लेंगे, फिर d1 इज इक्वल टू डिस्टेंस दिस एंड d2 इज इक्वल टू दिस एंड d3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, है ना, और इसके थ्रू प्रिंट भी करा देंगे d1, d2 एंड d3. अब हमारे पास d1 है और हमारे पास d2 है और हमारे पास d3 है. अगर d1 d2 से भी बड़ा है और d1 d3 से भी बड़ा है तो ऑब्वियस बात ये हो गई कि d1 मैक्स है ना. अगर d1 a से भी बड़ा है और d1 b से भी बड़ा है, दैट मीन्स d2 से भी बड़ा है, d3 से भी बड़ा है, सो दिस इज द मैक्स वैल्यू हियर. तो हमने क्या पढ़ा था कि मैक्स क्या होती है? बाकी दो के सम से छोटी होती है. तो हम कह देंगे कि यस इट्स इज ए ट्रायंगल. तो वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए वी विल यूज दिस इफ स्टेटमेंट. इफ d1 इज ग्रेटर देन d2, इफ d1 इज ग्रेटर देन d3 इज ट्रायंगल. फिर वही लिख दिया हमने, ये वाला फंक्शन यहाँ टाइप कर दिया और इस फंक्शन के टाइप करते ही इसका जो डिफाइंड फंक्शन है इसकी वजह से ये प्रिंट हो जाएगा कि वेदर इट इज अ ट्राइंगल और इट इज नॉट अ ट्राइंगल. आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट. वही बात है कि हम दो तरीके से पता करेंगे, डिस्टेंस के थ्रू और स्लोप के थ्रू. डिस्टेंस के थ्रू मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट होगा. एक आप टेस्ट रन के थ्रू भी समझ लीजिए कि हमने उनसे प्रिंट कराया कि x1 y1 दीजिए और ऐसे ऐसे सारे कोऑर्डिनेट्स मांगे यूजर से. देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स अपने आप ही निकाल दिया कोड ने, है ना. ट्राइंगल है. बस आपने क्या इनपुट लिया? आपने सिर्फ इनपुट लिया कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और देन दिस कोड वर्क्स इन अ मैनर जो हमें बता देता है कि वेदर इट इज अ ट्राइंगल और इट इज नॉट अ ट्राइंगल. अब दूसरी जो अप्रोच है वो स्लोप्स के थ्रू अप्रोच है. तो आपको पता है कि स्लोप में क्या होता है कि अगर ध्यान दीजिएगा, इफ यहाँ पर देखिए डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं स्लोप को x1 y1 xj yj. अगर xi इज इक्वल टू xj रिटर्न मैथ डॉट इन्फिनिटी. एक मॉड्यूल होता है जो इन्फिनिटी को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एज दिस फॉर्मूला. बेसिक सी बात है कि अगर स्लोप i would be equals to slope j, then it will definitely form a collinear kind of a thing. तो अगर कोलिनियर फॉर्म करेगा तो सिंपल सी बात है कि वो ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना. कोलिनियर का क्या मतलब हुआ कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो अगर स्लोप इक्वल होंगे तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो दैट मीन्स दे आर नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. अगर नहीं लाई कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा yj माइनस yi डिवाइडेड बाय xj माइनस xi, जो स्लोप का बेसिक फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे और स्लोप निकालेंगे. अगर स्लोप निकल करके नहीं आता है इक्वल तो वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा होगा, अगर स्लोप इक्वल निकल करके आता है तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पहले इनपुट ले लिया यूजर से, फिर हमने स्लोप देख लिया. अगर स्लोप हमने वही बात करी कि इफ स्लोप 1 इज नॉट इक्वल टू स्लोप 2 तब तो ट्राइंगल है, अगर नहीं है तो नॉट अ ट्राइंगल. बेसिक सी इतनी सी बात थी. और यहाँ पर कुछ टेस्ट रन्स भी देख लीजिए कि कैसे करके वो प्रेजेंट होगा. हमने कोऑर्डिनेट्स मांगी, फिर स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट होकर के पता लगा कि ट्राइंगल है या नहीं है. बस दिस इज एज सिंपल एज दैट. सो नाउ वी गोना बी स्टार्टिंग एट 5.9 और 5.10. इसके बाद हमारा वीक 5 एंड हो जाएगा. तो यहाँ अगर आप ध्यान दें 5.9 में हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में. फर्स्ट इज आइटरेटर एंड सेकंड इज जेनरेटर. तो आइटरेटर की अगर हम बात करें तो आइटरेटर बेसिकली जब हमें प्रिंट ऐसा कराना होता है कि जब हम चाहें हमारा कंट्रोल्ड वे में प्रिंट हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बास्केट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं करूंगी प्रिंट फ्रूट,
फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट। तो इससे क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट विल गेट प्रिंटेड इन दिस मैनर। पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इट टू गेट प्रिंटेड वन बाय वन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आइटरेटर का यूज करूंगी। आइटरेटर का यूज हम कैसे कर सकते हैं, मैंने एक लिस्ट ली और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कोई वेरिएबल में उस लिस्ट को स्टोर कर दिया। मैंने कहा बास्केट इज इक्वल टू आइटर फ्रूट्स। इसको कैसे हम करते हैं यूज, आइटर लिखा और ब्रैकेट्स लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर इनपुट दे दिया जिसे भी हमें, जिस भी लिस्ट को हमें आइटरेट करवाना है। एंड देन वी विल राइट प्रिंट नेक्स्ट और उस वेरिएबल को स्टोर करेंगे। दिस इज हाउ वी विल गेट ईच एलिमेंट वन बाय वन, एलिमेंट बाय एलिमेंट। सो आइटरेटर बेसिकली क्या है, आइटरेटर कन्वर्ट्स इन आइटरेबल वैल्यू फॉर एग्जांपल लिस्ट और स्ट्रिंग इनटू एन आइटरेटर। this I'm talking about this, what is this, this converts a iterable value into iterator. Okay, and what are iterators, iterators are used when the next element is produced only when requested। जब हमें चाहिए तभी नेक्स्ट एलिमेंट प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं आइटरेटर। अब हम आ जाते हैं जनरेटर की तरफ, इतना आप समझ गए होंगे। जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग आइटरेटर्स। मुझे क्या करना है कि मुझे आइटरेटर, तो मैं, आप लोग समझ गए होंगे जनरेटर में क्या होता है कि मुझे जनरेट करनी है कोई वैल्यू और उसके लिए मैं एक यील्ड नाम का फंक्शन होता है, यील्ड नाम का स्टेटमेंट होता है, उसका यूज करती हूँ जिससे एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज मेरे पास आ सके। इसको आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया और इसमें यील्ड स्टेटमेंट्स का यूज करा है, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज जनरेटर। आप और समझोगे जब हम एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये कह दिया इनको कि लिमिट है 5, आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट 5। तो क्या करा जाएगा, डिफाइन, यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया स्क्वायर लिमिट x इज इक्वल टू 0, अभी x 0 है, वाइल x इज स्मॉलर देन द लिमिट, अभी लिमिट हमारी क्या है, लिमिट इज लिमिट इज 5 ईयर। तो x 5 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, x 0 1 2 3 4, राइट। तो यील्ड x इंटू एक्स का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले मैंने 0 को उठा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगी 0 इंटू 0, है ना, फिर 0 इंटू 0 इंटू 0, फिर हमारा आंसर आएगा। तो वैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, डिफाइन स्क्वायर लिमिट, लिमिट में मान लीजिए 5 है, और ये एग्जाम्पल आपको आगे मिलेगा भी 5 वाला शायद, लेट से नहीं भी मिला यहाँ पर, हाँ ओके, दिस इज हियर इट इज। तो मैंने कहा a इज इक्वल टू स्क्वायर 5, मतलब ये हमें फंक्शन यहाँ पर यूज करना है। देन व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट ए मतलब पहली चीज की बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी 0, तो 0 इंटू 0 इज 0 and 0 into 0 into 0 is also 0. So here we got our values, and now we coming to 1, so 1 into 1 is 1, 1 into 1 into 1 is also 1, so here we got our value. Now coming to next third yield, so we will do 0 का कर लिया, 1 का कर लिया, now we will do it with 2. So 2 into 2 is 4 and 2 into 2 into 2 is 8. सो मुझे लगता है आप जनरेटर का यूज और जनरेटर को कैसे हम डिफाइन करते हैं और कैसा हम आइटरेटर को यूज कर सकते हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन एंटायर 5.9 हमने बस इसी चीज के बारे में बात करी है कि क्या जनरेटर होते हैं, क्या आइटरेटर होते हैं। नाउ कमिंग टू आर वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर दैट वी हैव एज 5.10। तो 5.10 में हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात कर लूं या कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो हम पुट ऑन कर सकते हैं उनकी बात कर लूं, उनकी बात करेंगे। तो लेमडा क्या होता है उस बारे में जानेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट enumerate, and then we will talk about zip function. After that we will talk about mapping. So this is all what we're gonna be covering in this lecture. तो बेसिकली सबसे पहले लेमडा की बात कर लेते हैं कि लेमडा क्या होता है, ठीक है। ध्यान से पहले कोड को पढ़िए। यहाँ देखिए मैंने एडिशन को डिफाइन किया कि एडिशन कैसे होता है, रिटर्न x प्लस वाई, सब्सट्रैक्शन को डिफाइन किया x माइनस वाई,
मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन किया x इंटू वाई, डिविजन को डिफाइन किया x बाई वाई। अब मैंने क्या किया, लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल किया, क्यों? जिससे मैं ये सारा फंक्शन एक सिंगल लाइन में क्रिएट कर लूं। ठीक है, टू क्रिएट दिस एंटायर फंक्शन, जैसे पूरा ऐड का फंक्शन है, सब्सट्रैक्ट का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, मैं चाहती हूँ कि ये सारे फंक्शंस को मैं बहुत आसान से सिंगल लाइन में डिफाइन कर लूं, तो मैं लैम्डा का यूज करूंगी। ओके, ऐड इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वाई एक्स प्लस वाई, सबसेक्शन में lambda x, that means x minus y. So this is how we can use this term lambda. अच्छा, लैम्डा में क्या होता है ना कि डिफाइन स्टेटमेंट का यूज नहीं करना पड़ता, जस्ट आपने उसको डिफाइन कर दिया कि लैम्डा एक्स में ऐसा है, लैम्डा में ऐसा है, तो वैसी चीज हो जाती है। सो लैम्डा इज बेसिकली यूज्ड टू राइट अ पर्टिकुलर फंक्शन इन सिंगल लाइन में किसी भी फंक्शन को मैंने लिख दिया विदाउट द यूज ऑफ डेफ फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। एक बार आप कोड को ध्यान से देखिए, मैंने ये सारे डिफाइन करके भी बताए फंक्शन ऐसे होते हैं, और अगर आपको सिंपली लेमडा का यूज करके भी आप कर सकते हो। एड इज इक्वल टू लेमडा एक्स वाई एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एड ऑन होने की है। तो लेमडा एक्स कॉमा वाई, ये लेमडा एक्स कॉमा वाई दिस, लेमडा एक्स कॉमा वाई दिस इज हाउ यू कैन जस्ट डिफाइन विदाउट इवन यूजिंग डिफाइन का फंक्शन। ओके, अब जैसे आप यहाँ पे इसको प्रिंट भी करके देख सकते हो, दिस इज एज सिंपल एज दैट, आई थिंक यू हैव गॉट इट। और टाइप अगर आप जानना चाहोगे तो वो बताएगा आपको फंक्शन। ओके, अब दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारा है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट क्या होता है? तो इन्यूमरेट मतलब होता है कि किसी भी टर्म की इंडेक्स की वैल्यू और वैल्यू दोनों को साथ में प्रिंट जो देता है हमें, है ना, दोनों को साथ में जो कपलिंग कराता है उसको हम कहते हैं इन्यूमरेट, है ना। प्रिंट करने पर कपलिंग प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं इन्यूमरेट। यहाँ पर देखिए मेरे पास फ्रूट्स की एक लिस्ट है जिसमें मैंने सारे फ्रूट्स के नाम लिखे हैं। अब इनके इंडेक्स भी होंगे कुछ, 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो कि इनके इंडेक्स के साथ इनकी वैल्यू साथ में प्रिंट हुई है, क्या यूज करके, इन्यूमरेट फंक्शन का इस्तेमाल करके। अब आप एक बार ध्यान से देखोगे अगर, तो आपको पता लगेगा कि बस आपने फ्रूट लिखा, फ्रूट्स की लिस्ट को प्रेजेंट किया, अब फॉर फ्रूट इन न्यूमरेट लगा दिया, उसमें फ्रूट को पुट ऑन कर दिया, जस्ट लाइक हाउ यू डिड इट इन आइटरेटर। आइटर लिखा, उसके अंदर लिस्ट को लगा दिया, दैट्स हाउ इट इज डन। दैट्स व्हाई वी से पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। बस आपको लिख देना है इन्यूमरेट या फिर आइटर, उसके अंदर अगर आप लिस्ट पुट ऑन करोगे यू आर डन। तो हमने क्या सीखा कि आइटरेट, सॉरी, कि इन्यूमरेट से क्या होता है, इंडेक्स के साथ उसकी वैल्यू पेयर अप होके प्रेजेंट हो जाती है ओवर द यूज ऑफ इन्यूमरेट फंक्शन। नाउ कमिंग टू जिप, तो जिप फंक्शन का यूज हम तब करते हैं व्हेन टू और मोर आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स कंबाइंस एलिमेंट वाइज इनटू पेयर्स और ट्यूपल्स। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास लिस्ट थी, ये हमारे पास साइज है, अगर साइज ना भी लिखे तो हमें पता है मैंगो में कितने लेटर्स हैं 5, एप्पल में कितने हैं 5, वाटरमेलन में कितने हैं 10। तो जब हमने जिप का इस्तेमाल किया तो उन्होंने, इस फंक्शन ने दोनों चीजों को, दोनों वेरिएबल्स को, फ्रूट और साइज दोनों वेरिएबल्स को पेयर अप करके एक ट्यूपल में प्रेजेंट कर दिया। तो दैट्स व्हाई वी से, और ट्यूपल में प्रेजेंट कर दिया या मैं कहूँ लिस्ट में प्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी यूज आर जिप फंक्शन, कि बस दो वेरिएबल्स को इन्होंने साथ में पेयर अप करके प्रिंट कर दिया। तो दैट्स हाउ वी यूज दिस जिप फंक्शन। एंड यहाँ हमने डिफाइन भी किया कि हमें आउटपुट किस में चाहिए, लिस्ट में चाहिए। सो आप समझ गए हो कि जिप का क्या यूज होता है। जिप इज यूज टू राइट टू वेरिएबल, टू डिफरेंट वेरिएबल्स पेयर वाइज इन अ लिस्ट और ट्यूपल, वट एवर यू आर डिफाइनिंग हियर, एज सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आप चाहो तो जिप को डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो और डिक्शनरी में भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट डिक जिप फ्रूट कॉमा साइज। अब इसमें हमें पता है डिक्शनरी में की पेयर एलिमेंट्स होते हैं, है ना, की पेयर एलिमेंट्स होते हैं, तो वैसे ही वैल्यू यहाँ पर स्टोर
हो गई। मैप क्या करता है, इधर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि रिटर्न वैल्यू x माइनस वाई, एक्स में डिफाइन कर रही हूँ इसको, y में बोल रही हूँ इसको, है ना, इसकी वैल्यूज को, ईच वैल्यूज। तो मैंने कह दिया सब x कॉमा y, है ना। अब मैंने कह दिया मैप कर दी वैल्यू सबके फंक्शन को a से और b से। मैंने बस आपको बताया कि इस केस में इंडिकेशन एक्स वाई की क्या है, बट यहाँ पे एज वी हैव रिटन c इज इक्वल्स टू मैप सब a कॉमा वाई। इसका मतलब है कि लिस्ट a माइनस करो लिस्ट b से, इस फंक्शन की हेल्प से ईच एलिमेंट को करो और फिर प्रिंट कर दो। तो आपको पता है कि अगर मैं ऐसे करूंगी कि a माइनस बी तो एरर आ जाएगा। सो टू सब्सट्रैक्ट ईच element by each element and print it in a list, we can use this map function. As simple as that. I think you got it. अब मैप से हम और क्या करा सकते हैं, काफी सारी फंक्शंस करा सकते हैं मैप से। और यहाँ पर अगर आप देखो कि हमने इंक्रीमेंट भी कराने की कोशिश करी है, c इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट a, डिफाइन इंक्रीमेंट x, रिटर्न x plus 1. So we are saying that here these values are x. So now I'm asking कि let me just erase it, कि इंक्रीमेंट कर दो मैप इंक्रीमेंट कॉमा ए, इंक्रीमेंट कर दो मतलब x प्लस 1 कर दो a में, मतलब इन एलिमेंट्स में प्लस 1 कर दो, प्रिंट कर दो। व्हेन आई सेड प्रिंट लिस्ट सी, आई आस्क्ड इट टू प्रिंट एंड इट गॉट प्रिंटेड हियर 11 21 to 61 as you can see. So what we did subtraction, we did incrementation। और हम एक बात कर लेते हैं कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब हम मैप की हेल्प से कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया, ये हमारी लिस्ट है, और फिर मैप स्क्वायर रूट कॉमा ए, कि ए में इस फंक्शन को लगाओ एंड देन प्रिंट सी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरर आ गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एरर, इट इज दैट इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं जो कि हमारा ये फंक्शन दैट इज स्क्वायर रूट एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन पढ़ेंगे जो इस लेक्चर का लास्ट फंक्शन है, दैट इज फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन में क्या होता है कि वी जस्ट फिल्टर आउट एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट थ्रू एनी क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्राइटेरिया है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने क्या किया, फिल्टर इज पॉजिटिव कॉमा ए, then all the positive elements from this list got printed and then this function happened, square root return math square n। तो अब याद रखिए कि यहाँ पर जो हमारी मॉड्यूल यहाँ पे लिखी हुई है मैथ डॉट स्क्वायर, ये इसमें क्या होता है कि नेगेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, है ना। तो हमने पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन लिखा कि डिफाइन इज पॉजिटिव। आपको याद है कि अगर हम फिल्टर में भी कोई फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो ऊपर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिफोर प्रिंटिंग इट कि वो उस फंक्शन में है क्या। सो वी जस्ट एक्सप्लेन कि 0 से बड़ा है तो दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, सो देन दिस फंक्शन विल हैपन एंड इट विल प्रिंट ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ द पॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पर हम समझ गए मैप क्या होता है, फिल्टर क्या होता है। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक 6 में। आई होप यू विल गिव योर बेस्ट इन ओपीपी। थैंक यू सो मच।